हेलो स्टूडेंट। आज हम बाल विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि आगामी टेट परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। अतः वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। यह प्रश्न आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाने के लिए आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तथा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों की भूमिका निभाता है? तो यह क्या करता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह भी सही है। और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, तो ये भी सही है। अतः हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन होगा, यानी इसके अतिरिक्त हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाल विकास है, तो बाल विकास क्या है हमारा? मात्रात्मक है या गुणात्मक है? तो हम जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं, जो विकास होता है वो हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, तो किस प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो वो है हमारे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, आध्यात्मिक वगैरह को हमारे मानव विकास के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है, बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? तो नहीं। वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल है? बिल्कुल नहीं। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तो बाल विकास में ये सही है। ओके, ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी टेट परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अतः पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें, कहीं भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, तो ये भी करेक्ट है। तीनों सही हैं। नेक्स्ट दिया है उपरोक्त सभी, तो हमारे सभी सही हो जाएंगे। ओके, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? तो सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे उपयुक्त होता है किसी भी पर्यावरण में जीवित रहने के लिए, वही जीवित रहता है। ये किसका सिद्धांत है? डार्विन का है। ओके, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हो सकते, तो यही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वृद्धि विकास का एक पार्ट होता है। ओके, एक विकास का एक हिस्सा है जो विकास के अंतर्गत आता है। एक दूसरे के पर्यायवाची ये नहीं हो सकते। विकास हमारा व्यापक होता है, वृद्धि उसका एक छोटा सा अंग होता है। ओके, नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? तो इसके लिए कौन सी अच्छी विधि होगी? हमारी विकासीय विधि। ओके, तो विकासीय विधि सबसे अच्छी होगी वृद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है हमारा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो वयस्क अवस्था हमारी जो है किस अवस्था के बाद आती है? तो किशोरावस्था के बाद हम वयस्क हो जाते हैं। किशोरावस्था के बाद वयस्कता की शुरू होती है, संक्रमण की पहल करती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो एक जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह अपने भविष्य की योजना नहीं बनाता, या फिर उसे इतनी जानकारी नहीं होती, उस बारे में वो किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करता अपने दिमाग में। ओके, नेक्स्ट है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था हमारी किस अवस्था में आती है? ये तो सभी को पता है कि ये हमारी बाल्यावस्था में आती है। अब बाल्यावस्था किस एज ग्रुप में आता है हमारा? तो वो होता है हमारा 6 to 12। तो ये किस एज ग्रुप के अंतर्गत आ रहा है हमारा? 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह किसका विकास कर रही है? यानी अपने आप से जो है अपनी भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वो किसका विकास कर रही है? स्वायत्तता का विकास कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि हमारी क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, जिस संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किसका अनुभव कर सकते हैं किशोर? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, क्योंकि ये दुश्चिंता शब्द जो है हमारी किशोरावस्था से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?
तो हॉल का सिद्धांत, तो स्टेनले हॉल जो है किससे रिलेटेड है, हमारे किशोरावस्था से। तो स्टेनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, किशोरावस्था का विकास। ओके, इन्होंने एडोलसेंस नाम की बुक लिखी थी जिसमें किशोरावस्था के विकास का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो विद्रोह की भावना हमारी किस अवस्था से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि इस अवस्था में हमें समायोजन करने में परेशानी आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में हम मानसिक परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और मानसिक विकास हमारा लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इस अवस्था में हमारा बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटसन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति कठोर होंगे, वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। जो अपने माइंड में पहले से ही कुछ माइंड सेट करके रखे होंगे, यानी उनका पूर्वाग्रह होगा, तो वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ओके, नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, वो मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, यानी जो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसी से उनके क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में तो वो लोगों से चीज़ें सीख नहीं सकते, तो उसमें जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसी के अनुसार वो क्रियाकलाप कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है हमारी, तो ये होती है हमारी 3 से 6 साल की अवस्था जो होती है वो हमारी स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ओके, जिसमें बालक अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, तो वो हमारी कहलाती है स्वकेंद्रित अवस्था। ओके, नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किस अवस्था में बालक जो है अपने माँ बाप की छाया से दूर होकर अपने साथी बालकों की संगत में रहना अधिक पसंद करते हैं, बच्चे पूर्व किशोरावस्था में करते हैं। ओके, तो पूर्व किशोरावस्था में बच्चे अपने साथियों के साथ घूमना अधिक पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल अवस्था की श्रेणी कौन सी होती है हमारी, 9 से 12 साल। तो ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक होती है, 6 से 12 साल की। तो इस एज ग्रुप में आपको अगर नहीं भी पता तो आपको ढूंढ लेना है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये 11 से 18 हो नहीं सकता, जन्म से 6 तो ये तो शैशवावस्था आती है, तो ये भी नहीं हो सकता, 18 से 24 ये भी नहीं हो सकता। तो इस एज ग्रुप के अंतर्गत यही ऑप्शन आता है। तो इस तरह आपको आंसर ढूंढने भी पड़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो। नेक्स्ट है,
बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण का की मान्यता है। क्या मान्यता है? कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, तो बचपन में वृद्धि होती है और हमारे अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उसकी एक अनूठी अवधि, अनोखा समय है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो जब पहली बार बच्चा जाता है तो वो क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है कि स्कूल नहीं जाना। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या, यानी उसको नर्वसनेस तो होती ही है, परेशान तो होता है स्कूल जाने में, लेकिन वो रोता चिल्लाता नहीं है, अपितु थोड़ा टेंशनाइज्ड हो जाता है और उसकी जो पेशियाँ होती हैं गंधे कंधे और गर्दन की, तो वो तन जाती हैं। तो ये किस सिद्धांत के आधार पर हो सकता है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, किस आधार पर होता है ये? विभेद व एकीकरण विकास के सिद्धांत पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है हमारा? सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सही है, किसी भी क्षेत्र को हम छोड़ नहीं सकते। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये भी क्लियर है, सही है हमारा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। जो विकास और अधिगम की गति होती है वो एक समान नहीं हो सकती है, अतः ये हमारा रॉन्ग है, यह सिद्धांत सही नहीं है हमारा। ओके, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, विकास से विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास हमारा कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यानी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, पहले हमारी उन क्रियाओं का विकास होता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं का विकास होता है। तो विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, अतः आंसर ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है हमारा? तो सिर पदाभिमुख, तो इसमें प्रश्न में ही आंसर छुपा है। तो सिर सिर पदा, पद मीन्स पैर, तो सिर से पैर की ओर, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इस सिद्धांत को। तो सिर पदाभिमुख अब कहीं भी आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिर पदाभिमुख, पद मीन्स पैर। ओके, तो आंसर हमारा सी राइट होता है इसके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास
और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हमारा विकास और वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पहला नंबर निरंतरता का सिद्धांत तो सही है हमारा ये। वर्गीकरण का सिद्धांत, तो वर्गीकरण का सिद्धांत तो हमारा कहीं आता नहीं है विकास के सिद्धांतों में, ये वृद्धि के सिद्धांतों में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतः आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो इसके लिए किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने इसके लिए महत्व दिया था। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। ओके, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है हमारा? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये हमारा नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये हमारे विकास के सिद्धांत हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाता है ए। ओके, नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? मतलब निरंतर चलती रहती है, तो सीधा सा आंसर है निरंतरता का सिद्धांत है। कभी ना समाप्त होने वाली तो निरंतर चलती रहती है, निरंतरता का सिद्धांत, आंसर बी हो जाता है हमारा। ओके, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो किस नमूने का अनुगमन करती है? ये करती है हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यानी विकास की गति एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में तो भिन्न होती है, परंतु ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है हमारा? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास हमारी। और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाता है, अंतः संबंधित होते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये हमारा राइट है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, अतः आंसर हमारा सी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हमारा सिफेलोडोकल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास सिफेलोडोकल के प्रवृत्ति के अनुसार कैसा होता है हमारा? निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक। ठीक है, ये एमपी टेट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में। नेक्स्ट है हमारा, मस्तकोद्मुखी और निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो किस क्रिया का अंग है ये हमारा? ये कौन से विकास के सिद्धांत है हमारे? विकास के सिद्धांत हैं हमारे। मस्तकोद्मुखी और निकट से दूर का सिद्धांत ये आपने पढ़ा ही होगा, तो अतः आंसर हमारा बी राइट होता है। नेक्स्ट, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो सिर से पैर और शरीर के बाहर से मध्य की ओर, तो ये हमारा गलत होता है। सिर से पैर की ओर तो होती है और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, ये हमारा राइट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट है नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है। तो यह किस सिद्धांत के कारण होता है, यह हमारा, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अंतर मीन्स व्यक्तिगता का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है मानव जाति में विकास होता है। तो मानव जाति में विकास कब तक होता है, तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जीवन पर्यंत विकास होता है। ठीक है, विकास की गति कभी रुकती नहीं है। हाँ, ये धीमी तेज जरूर होती रहती है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। तो कौन सा सिद्धांत हमारा गलत है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो ये तो राइट है हमारा। विकास संयोगों का परिणाम होता है, तो संयोग का परिणाम तो विकास नहीं हो सकता कि संयोगवश किसी का विकास हो जाए और संयोगवश ना हो, ऐसा तो नहीं है, तो ये हमारा गलत होता है, अतः आंसर बी राइट होता है। नेक्स्ट है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो बिल्कुल राइट है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। तो कैसे दिए जा सकते हैं, तो उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। सेकंड नंबर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, तो जब उन्हें हम सम्मुख किसी से परिचित कराएंगे तो उन पे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो हम आंसर बी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। तो मानव विकास का सही क्रम क्या होता है, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद डायरेक्ट किशोरावस्था आ नहीं सकती, गलत है हमारा। नेक्स्ट है शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, सही है, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, बिल्कुल राइट क्रम है, तो अतः आंसर हमारा बी सही हो जाता है। ओके, आंसर बी। ओके, नेक्स्ट है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो 6 से 11 वर्ष आयु हमारी किस में कैसी आयु है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के छात्रों की क्या आवश्यकता होती है, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, ठीक है, सीखने में स्वतंत्रता की, सही है, क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम की, तो बिल्कुल सही है। तो अतः हमारे तीनों सही होते हैं, अतः हमारा डी नंबर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो ईर्ष्या का प्रदर्शन बच्चा किस माह में करने लगता है, कब करने लगता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब 12 माह की आयु तक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है, ओके, है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या उनकी विशिष्टताएं हैं, तो बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने की योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता,
वह बहुत छोटा होता है तो ऐसा तो नहीं है 6-7 साल का बच्चा हो गया है तो, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ये बिल्कुल सही है। इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं या अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, इसी को स्वकेंद्रित भी बोलते हैं। तो इसलिए वो दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करते, वो अपने आप को ही सही मानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो सही हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है हमारा, नेक्स्ट है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो वयस्क पर निर्भर न होना न होकर सीखता है तो सही है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये भी राइट है। हमको निगेटिव आंसर ढूंढना है, विपरीत है मतलब क्या इस उम्र में नहीं करते, यानी जब दल या गैंग का सदस्य होते हैं बच्चे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है तो ये हमारा सही नहीं है। ये इस सदस्य होने के विपरीत है तो आता है हमारा आंसर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किस उम्र में होता है, तो ये किस उम्र में होता है, किशोरावस्था में, जिसे परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, यानी 3 से 6 साल की जो अवस्था होती है हमारी वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसे ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था में दल या समूह में रहने की अवस्था, तो यह तो उत्तर बाल अवस्था की विशेषता है। ठीक है, जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनमें अनुकरण करने की अवस्था, ये सही है। ये पूर्व बाल अवस्था की हमारी विशेषता। प्रश्न करने की अवस्था, ये भी सही है। और खेलने की अवस्था, इस उम्र में बच्चे छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं। यह खिलौने की आयु, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये, हमारी प्रथम अवस्था ही है। ठीक है, क्योंकि शैशव अवस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और वो हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो जब हमारा जो है बड़ों से पटरी खाना बंद कर देता है तो वह कौन सी अवस्था होती है, हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बड़ों की हर बात बुरी लगने लगती है, सभी के साथ होता होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि, तो वृद्धि हमारी कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो ये हमारे वजन में वृद्धि से संबंधित होगी। ठीक है, नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से।
ठीक है। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और किशोर की अवस्था कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में तनाव और क्रोध अधिक रहता है। नेक्स्ट, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का किस अवस्था में विकास होता है? तो ये किस अवस्था में विकास होता है? बाल्यावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो शैशवावस्था में होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या नहीं होता? चिंतन प्रक्रिया नहीं होती शैशवावस्था में। ठीक है, तो आंसर हमारा डी इज राइट। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो आंसर हमारा सी राइट होता है। अवस्था होती है, तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? हमने बताया आपको कि 6 से 12 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। तो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो किस अवस्था में सबसे तीव्र गति होती है? तो यह किशोरावस्था में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ओके, क्योंकि इस अवस्था में मानसिक शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता, यानी गर्भधारण से शिशु के जन्म के पहले तक की अवस्था को हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बालक का प्रारंभिक विकास अपने माता पिता के साथ रहता है, तो अतः प्रारंभिक विकास माता पिता पर निर्भर करेगा। आंसर ए इज राइट। ओके। नेक्स्ट है, बाल्यकाल होता है। तो बालकाल की उम्र क्या होती है? पहले ही बता चुके हम कि 6 से 12 साल की अवस्था को हम बाल्यकाल कहते हैं। तो छठे वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु होती है हमारी बाल्यकाल। नेक्स्ट है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो विकास का क्रम होता है कहाँ से? स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। ठीक है, तो अपरिष्कृत मतलब सूक्ष्म, स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास की ओर होता है। आंसर बी इज राइट। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं हमारे? जिनमें हमारी कम एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, जिसमें कम गति दिखती है। तो इसमें से किस में कम गति दिखेगी? चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, ये सब हमारे सूक्ष्म गतिक कौशल में नहीं आते हैं। इनमें हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो सूक्ष्म हमारा क्या है? लिखना। लिखने में हमारी कम गति हमको करनी पड़ती है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है हमारा? डी नंबर, लिखना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है हमारा? तो शारीरिक विकास का हमारा प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम। यानी
जो विकास होता है वो नियमित नहीं होता है, कभी तेज होता है कभी धीमा होता है। ओके, नेक्स्ट। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक जो वृद्धि और विकास होती है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा? हमारा स्नायु मंडल। ठीक है, ये हमारे सब मानसिक विकास के क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? क्यों वृद्धि होती है हमारे शरीर के आकार में? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। बिल्कुल राइट है, ये तो हमारे मानसिक विकास से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इसके सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो इसमें से कोई ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो आपको पता है कि 9 माह 10 दिन लगते हैं। ठीक है, 9 माह 10 दिन, तो 30 से इंटू करें तो 270 प्लस 10 इज इक्वल टू 280 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमारा? कि बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है, सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो। जब समृद्ध वातावरण उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कहाँ होता है? विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? बुद्धि केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, गलत है। बुद्धि को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने और बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा ग्रहण करें। तो इसके लिए हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत है तो
शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ओके, अतः हमारा बी आंसर राइट होता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। क्या निहितार्थ देता है? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आंसर नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो संगीत बजाते हुए देखा तो संगीतमय बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विविध अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किस सिद्धांत से प्रभावित है? ओके, तो किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ओके, नेक्स्ट है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, इससे इस प्रकार की क्षमता से जागरूकता आ सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो स्टर्नबर्ग की व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है, कौन सा हमारा क्या किससे संबंध नहीं है ये हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है हमारा प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान हमारा किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो
कौन सा संबंध नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो इसके पक्ष में ही है, बहुबुद्धि सिद्धांत के पक्ष में ही है, तो यह इससे संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बहुत सारी बुद्धियाँ होनी चाहिए। अगर वो किसी एक ही डायरेक्शन में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है तो इस सिद्धांत से रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक? कैटल साहब थे। नेक्स्ट है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो जो हमारा बुद्धि लब्धांक होता है वो हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर को प्रभावित नहीं करता, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है हमारा बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। तो शैक्षणिक निष्पादन में कैसे संबंधित होते हैं? उच्च रूप से, क्योंकि जितना अधिक बुद्धि लब्धांक होगा तो उसका शैक्षणिक निष्पादन की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। ओके, नेक्स्ट है, बुद्धि है तो बुद्धि क्या है हमारा? तो बुद्धि हमारी क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। बुद्धि हमारी सामर्थ्यों का समुच्चय है। ओके, नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण के लिए। ओके, नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन किसका मापन किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया था? बिने साइमन ने किया था। मानसिक आयु का को किसने दिया था सबसे पहले? बिने साइमन ने दिया था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हमारा क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है उसकी? 10 वर्ष, और उसकी शारीरिक आयु कितनी है? 8 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो 125 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि के बीच कौन सी बुद्धि आती है? हमारी सामान्य बुद्धि आती है। आंसर बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा है, बिने साइमन ने दिया था। ए नंबर राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र
क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? चित्रांकन परीक्षण। ओके। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। क्या करता है? बुद्धि का मापन करता है। ओके। नेक्स्ट है, 16 वर्षीय बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी बुद्धि लब्धि उसकी 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसी फार्मूले में हम बुद्धि लब्धांक के फार्मूले में हम इसको रख देंगे, तो मानसिक आयु हमारी निकल। तो बुद्धि लब्धि हमारी कितनी है? 75 इज इक्वल टू मानसिक आयु मानसिक आयु हमको ज्ञात करना है, तो यक्स मान लेते हैं, और शारीरिक आयु कितनी है? 16 इंटू 100, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 75 इंटू 16/100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 3 टाइम्स कट जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, 12। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था। ओके। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है हमारी? जब संवेदीगामक अवस्था होती है तो उसमें बच्चे अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो इसके लिए पियाजे जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे का अभी हमने देखा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो संज्ञान हमारा ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में आता है, अतः आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास। ओके। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो तार्किक चिंतन हमारा कब स्टार्ट होता है? अमूर्त संकल्पनाएं वो होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 12 से ऊपर की एज में। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं बौद्धिक विकास की किसके द्वारा दी गई थी? पियाजे के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हमारी किशोरावस्था से संबंधित है, क्योंकि इसमें हम मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट है, अंतवैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कैसा होता है? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि जिसके पास होती है वो मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी और पछतावा में भेद कर पाने से संबंधित होती है। हमारा आता है आंसर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ओके। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो किस किस प्रकार की बुद्धि बताई गई है, यानी किसको छोड़कर? तो सृजनात्मक बुद्धि नहीं बताई गई, भाषाई बुद्धि बताई गई, अंतर्वैयक्तिक कौशल बुद्धि बताई गई है, बट सृजनात्मक बुद्धि नहीं बताई गई है। आंसर बी हमारा राइट होता है। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, आंसर सी राइट होता है हमारा। नेक्स्ट, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? एकल अवयव सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो भावनात्मक अभियोग्यता ये हमारा नहीं है। गार्डनर की 7 अभियोग्यताओं में भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है हमारा विद्यालय का, जहाँ हमारा बौद्धिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुद्धि के लिए बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, समस्या हल करने की योग्यता है, नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, पर परिश्रम करने की योग्यता नहीं है बुद्धि हमारी। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो हमारा सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो मानसिक आयु 12 है बटे 10 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 120 आ जाएगा, सी नंबर करेक्ट। ओके। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ कितना होगा? तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 5/4 गुणे 100, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ओके। नेक्स्ट है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? यह कहा था टर्मन ने कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ओके। नेक्स्ट है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से प्रेरित होता है। ओके। नेक्स्ट है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसी सूत्र में आपको रख देना है। तो ये हमारा 15/12 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल आएगा बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो हम जानते हैं कि 90 से लेके 110 109 तक का जो क्राइटेरिया होता है वो किस में होता है? सामान्य बुद्धि में होता है। ठीक है, सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 105 किस पे फॉल करेगा? सामान्य बुद्धि पे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है?
तो कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि हमारी कभी भी स्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं होती है, यह हमेशा परिवर्तनशील होती है और गतिक होती है। ओके, नेक्स्ट। एक बालक की मानसिक आयु 12 है और 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? तो इसमें आपको सूत्र में रख देना है, तो ये हमारा 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता किसको हम मानते हैं? टरमैन को। ओके, नेक्स्ट है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ जो होता है वो कितना होता है? हमारा 71 से कम होता है। ओके, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वो कैसा है? सामान्य बुद्धि का भी हमने डिस्कस किया कि 90 से 110 के मध्य सामान्य बुद्धि के बालक आते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इंद्रियगामक अवस्था है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक भी है, अमूर्त संक्रियात्मक भी है, लेकिन उत्तर संक्रियात्मक अवस्था हमारी नहीं है। ठीक है, इसकी जगह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु वर्ग कौन सा होता है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी 2 से 7 साल की अवस्था होती है। जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो 0 से 2 साल की अवस्था होती है। अतः हमारा आंसर बी राइट होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए। ओके, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी बार टेट एग्जाम्स में आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अतः ये वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही अच्छे नंबर बाल विकास में प्राप्त करिए। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है? तो किस अवस्था में करता है? तो अमूर्त चिंतन की जहाँ भी बात आती है तो अमूर्त चिंतन हमेशा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, जो कि 11 से 15 साल की अवस्था होती है हमारी। ठीक है, इसी अवस्था पे जहाँ भी आपको अमूर्त दिखे तो अमूर्त चिंतन हमेशा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही करेगा। ओके, नेक्स्ट है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है? तो फिर से अमूर्त आ रहा है, मतलब और हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है हमारी? जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 साल की अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कब से कब तक मानी जाती है? 11 से 15 साल की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो किस तत्वों के बारे में समझने लगता है उत्तर बाल अवस्था तक?
द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के बारे में समझने लगता है। आंसर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक क्या नहीं है? तो कक्षा में नींद। कक्षा में अगर बच्चा सो जाता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि संबंधित हैं। तो इन सब चीज़ों को ये किस पे डिपेंड होती हैं? मानसिक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मानसिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती आता है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब आंसर डी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है संवेगात्मक विकास। ओके, निम्न में कौन सा एक संवेग है? तो संवेग कौन सा है हमारा? डर एक हमारा संवेग है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व नहीं है तो ये हमारा संवेदी, ये हमारा संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो किस अवस्था में होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, या बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। ये गलत है। बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक, इन सब से रिलेटेड नहीं है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है और थकान है। तो ये हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, अतः आंसर डी राइट हो जाएगा। आंसर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, जिसमें बच्चों को भी अपनी एक्टिविटीज करने का मौका मिल सके। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? तो कौन सा सबसे कम प्रभावित करेगा? संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक है हमारा खेल कूद। ओके, नेक्स्ट है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की कैसी भूमिका होती है? तो सबसे पहले सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है, अतः मुख्य भूमिका परिवार की होती है। तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक होते हैं? मतलब द्वितीयक कारक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं? हमारे विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं वो, और विद्यालय, ये हमारे गौड़ वाहक होते हैं सामाजिकरण के। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो किसका विशेष महत्व है? खेल का विशेष महत्व होता है सामाजिक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और
सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार है। ओके, नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो क्या उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में कौन समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? हमारी सार्वजनिक पुस्तकालय। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजीकरण से तात्पर्य है। तो सामाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजीकरण से तात्पर्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट, समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य की जब बात आए तो किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं समवयस्क समूह के। ओके, नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? हरलॉक का है। ओके, नेक्स्ट है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, जब बच्चे खेलेंगे तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, सामाजिक गुण सीखेंगे, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना सीखेंगे। अतः ये सभी सीखेंगे। आंसर डी हो जाता है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा और क्या है? उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित हैं। ठीक है, एक स्नेहपरक सजा और दूसरी उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, जो कि एमपी टेट में भी आ चुका है क्वेश्चन 2011 में। नेक्स्ट है, सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किसमें सीखते हैं बच्चे? किसमें सीखते हैं? और वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। मतलब इन सभी से सीखते हैं। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो कौन से विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय में जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, तो ऐसे विद्यालय कभी भी नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है बाल्यावस्था को। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिगम संबंधी कथन सही नहीं है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है हमारा? शिक्षा। शिक्षा अच्छी होगी तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है बच्चे का सामाजिक विकास? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था किस एज में होती है? 9 से 12 साल की अवस्था जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है सामाजिक विकास? सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, अतः सभी से होता है, मतलब आंसर डी हो जाएगा हमारा। ओके। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास निर्भर होता है, सामाजिक विकास किस पर निर्भर होता है? ये एमपी में आ चुका है प्रश्न। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया करने पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व से भी सामाजिक विकास अच्छा होता है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो उपरोक्त सभी पर हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए उनको कौन सी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कक्षा कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण की सहायता मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से संबंध किया शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास का किससे संबंध है हमारा? चॉमस्की से संबंध है, नॉन चॉमस्की। ओके। नेक्स्ट है, था फा चा ध्वनियाँ कैसी हैं? था फा चा ये ऐसी ध्वनियाँ ये कैसी हैं? हमारी स्वनिम ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपेम होती है। नेक्स्ट है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? तो अति संवेदनशील काल है। ठीक है। प्रारंभिक बचपन जो होता है भाषा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार आए हुए हैं एग्जाम्स में, इसलिए विभिन्न प्रकार से आए हुए हैं, उसी प्रारूप में दिया गया है। तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाता है, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट है हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है हमारा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये हमारा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है, तो कैसी होती है हमारी? सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, क्योंकि बच्चा जो है मध्य बाल अवस्था में स्वकेंद्रित होता है, अहम केंद्रित हो जाता है, इसलिए जो हमारी भाषा भी होती है वो भी सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? नहीं है सही उच्चारण करना, ये हमारे नैतिक आदत के अंतर्गत नहीं आती। सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, जीवों पर दया करना, ये सब हमारे नैतिक आदतों से रिलेटेड हैं। सही उच्चारण करना ये भाषागत आदत के अंदर आता है। ठीक है। ओके। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं,
तो किस उम्र तक मातृभाषा सीख लेते हैं? 6 वर्ष की आयु तक मातृभाषा सीख लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण उसको करके बताएंगे। ठीक है। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने % बढ़ता है? तो इसके लिए हो जाएगा 2 से 10% तक बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि उच्चारण विज्ञान। ओके। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा जो है 100 शब्द सीख लेता है। आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो त्रिभाषी सूत्र दिया गया है NCF 2005 में। तो 3 भाषा निहित है। ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? स्वर एवं व्यंजनों का अनुकरण करता है? नहीं। स्वर वर्णों का करता है? नहीं। व्यंजन वर्णों का करता है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले वो शब्दों का अनुकरण करता है। जैसे आप कुछ बोलेंगे मम्मी पापा, तो उन वर्णों को अनुकरण करके वो सीखता है बच्चा। ओके। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं बच्चे? 34 माह की आयु में सीख जाते हैं। ठीक है। 34 माह। ओके। नेक्स्ट आता है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या है? एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 1 के बच्चों की भाषा कौशल का विकास का क्रम होना चाहिए। तो कैसा क्रम होना चाहिए? तो उन्हें पहले सुनना, बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। तो इस क्रम में उनको भाषा सिखाई जानी चाहिए। पहले बच्चे सुनते हैं, फिर कुछ बोलना शुरू करते हैं, उसका अनुकरण करके फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद लिखना सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हमें मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सिखानी है। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, या भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ये भी सही है। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है, सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो इसके क्वेश्चन अब हम देखेंगे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं ये पूछा गया है। तो अपनी रुचि से अगर वो भाग लेते हैं तब वो अधिक क्रिएटिव होते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो सृजनात्मक से संबंधित क्या है हमारा? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन
से मतलब क्या है कि हम किसी समस्या के बारे में विभिन्न प्रकार से सोच सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन में समस्या के केवल एक हल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो किसके द्वारा नवीन समझ बढ़ाते हैं ये, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत चित्र होते हैं वो किस प्रकार की अवधारणाओं को बढ़ाते हैं, उसमें हम जो चित्र दिए होते हैं उसमें हम तर्क करते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसको सेट करके एक सही चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो क्या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। सही है, तो ये हमारा